हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को 2022 की सीडीपी यूटेट के एग्ज़ाम्स में आई हुई 2022 का सीडीपी वाला पोर्शन। पहले मैं सीडीपी को ख़त्म कर रही हूँ पीवाई का 2013 तक, देन उसके बाद हम चलेंगे बाकी सब्जेक्ट पे भी, है ना। तो यहाँ पर सीडीपी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा होता है। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिएगा, जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसमें मुख्य विशेषता क्या होती है कि वह बाल केंद्रित और गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड होता है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। यानी कि यह उन सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसमें सीखने का माहौल, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, तरीके, सामान्य शैक्षिक सिद्धांतों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, और बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है? नहीं। मानव विकास मात्रात्मक तक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है? नहीं। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है क्या? बिल्कुल नहीं। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति प्रगति और उस तरह से अलग हो जाते हैं जैसे वे पहले थे। मात्रात्मक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति नई जानकारी और अनुभव एक्सपीरियंस को प्राप्त करता है, जिससे व्यक्ति मजबूत बनते हैं और बड़े होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? सो देखिएगा, मानसिक विकास के अंतर्गत इसमें स्मृति आती है, चिंतन आता है और मानसिक क्रियाएं आती हैं। सो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। स्मृति उन प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें सूचनाओं का संचय करना शामिल है। इस विशिष्ट प्रक्रिया को धारण कहते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? सत्य तथ्य बताना है आपने। मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतों में निरंतर विकास का सिद्धांत बिल्कुल है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत भी आता है, और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत भी शामिल है। यानी कि ऑप्शन डी। देखिए, उत्तराखंड का जो टेट एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें ना बीएड का फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, ईयरली है तो ईयर का, सेमेस्टर वैसे तो अब सब जगह सेमेस्टर तो सेमेस्टर वाला, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सेमेस्टर में आपके जो भी सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़िए। सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक कौन से होते हैं, है ना। सीखने के प्रोसेस में जो बाधक आते हैं वो क्या आते हैं? रुचि तो आएगी नहीं भाई, रुचि होगी तो वो अपने आप ही सीखेगा। तो यहाँ पर आपके जो तनाव और थकान है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। इसमें ये क्या होते हैं? बाधक होते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों में भिन्नताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं। जैसे अनुभवों के माध्यम से कुछ सीखते हैं, कुछ प्रश्न पूछने से, कुछ सुनने से, कुछ सोचने से, कुछ चिंतन करने से, कुछ अभिव्यक्त करने से, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधि करना, इन सभी से बच्चे सीखते हैं। रुचि भी इसी में आता है, लेकिन थकान और तनाव जब होगा तो वो बिल्कुल नहीं सीख पाते। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है ना। मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करना या किसी के बारे में इमेजिन करना, कल्पना करना, क्या होता है? कॉग्निटिव, यानी कि आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है साइकोलॉजी का, वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो ये समझने पर केंद्रित है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं। एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे चिंतन, संवेग, रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल इसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? तो ये कौन सी अवस्था है?
विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन डी, है ना। इसमें व्यक्ति अमूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। ये विचारों के बारे में चिंतन के लिए अलग अलग और लचीले तरीकों को क्या करते हैं, लागू करने की अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन डी। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? सो बच्चों के शिक्षण में कौन से यहाँ पर पियाजे के जो हैं सिद्धांतों को, इसमें विचारों को प्रयुक्त किया जा सकता है? सो देखिएगा, सृजनवादी उपागम का प्रयोग बिल्कुल है। बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए। सतत आकलन का प्रयोग भी करना चाहिए और कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। जब बच्चा अन्वेषण करता है, खोज करता है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखता है और लंबे टाइम तक याद रखता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी सभी के सभी विचारों को प्रयोग करना चाहिए। बच्चे के ज्ञान और चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण और खोज के रूप में बदलना, ये सभी विचार आपके ऑप्शन बी हो जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखो, यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। ये कथन सीखने के तत्परता के नियम को दर्शाता है। किसको? सीखने के तत्परता को नियम को दर्शाता है। इस नियम का आशय अभिप्राय ये है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो तत्परता में कार्य करने की इच्छा क्या होती है? निहित। देखो, अगर मान लो कि आपको यूटेट में सीटीपी पढ़ना ही नहीं है, आपकी इच्छा है ही नहीं, है ना, तो फिर यहाँ पर आ जाता है। अगर देखो किसी के अंदर किसी चीज़ को सीखने की इच्छा है तो वो तत्परता का नियम होता है, रेडीनेस का। सो नेक्स्ट, यहाँ पर किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? किसी समस्या का समाधान करते हुए कोई विद्यार्थी अचानक से उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सिद्धांत पूर्णतः अन्य भागों से समझ की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है तो यह किस प्रकार का चिंतन होता है? कक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा अलग अलग उत्तरों की तुलना करना कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, यह समालोचनात्मक प्रकार का चिंतन होता है, यानी कि ऑप्शन सी। यह एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें तर्क संगत निर्णय या निष्कर्ष निकालने के लिए सूचना का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करना क्या होता है? शामिल होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है ना? विद्यार्थी द्वारा गाने की धुन बनाना, अन्य विद्यार्थियों के साथ मतलब अंतःक्रिया करना, दूसरों की सहायता करना, उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक कौशल है। कौन सा है? संगीतमय और अंतर्वैदिक है। कैसा? अंतर्वैदिक कौशल में अच्छा है। पारस्परिक कौशल को एक प्रकार की सामाजिक कौशल कहा जाता है जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस के समय पर क्या करता है? काम आता है या काम आती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। बुद्धि परीक्षण एक बच्चे की तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का माप होता है। बुद्धि परीक्षणों का जो निर्माण होता है वो विभिन्न स्थिति, विषय वस्तु आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है, यानी कि प्रयोग हम उसी आयु के वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वो बना होता है। ऑप्शन डी। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? सो इसमें से कौन सा होगा? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम।
सो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, है ना कि शिक्षक को इसमें रखा जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित अवसर समस्या आधारित दृष्टिकोण के साथ होता है, जहाँ समस्याओं को शिक्षार्थियों के हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप क्या किया जाता है, चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं, यह उदाहरण है ना। तो ये उदाहरण होता है किसका, यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा का, बाहर से उसको अभिप्रेरित मोटिवेट किया जा रहा है। जब व्यक्ति बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार या सजा के डर के कारण काम करता है तब हम वह क्या है, तब हम वह बाह्य रूप से क्या हो रहे हैं, प्रेरित होते हैं। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, तो ये उदाहरण है। ये आपका किसका उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन का। किसका है, शास्त्रीय अनुबंधन का। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये एक आदत गठन के रूप में सीखने और प्रतिस्थापन सिद्धांत पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है, तो प्राणी ये प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। दैट इज कॉल्ड क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा ये बताइए किसने दिया है। अब समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया 2024 में पूछा गया, 2022 में भी देखो। समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ाना, यानी कि आपका ऑप्शन सी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे, जिसका उद्देश्य छात्रों को बिना भेदभाव की एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समावेशी शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। अगला अधिगम है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या है। लर्निंग का मतलब होता है नवीन ज्ञान का अर्जन करना, नवीन कौशल का अर्जन करना और नवीन मूल्यों का अर्जन है। यह एक व्यापक, सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्यालय का वातावरण और उदाहरण, है ना। तो दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना विद्यालय का शारीरिक वातावरण होता है, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। मनोवैज्ञानिक में क्या, कक्षा कक्षों की संख्या, यह विद्यालय का मनोवैज्ञानिक उदाहरण है, बिल्कुल यहाँ पर ही आ जाएगा थर्ड। सामाजिक में क्या होगा, सामाजिक वातावरण में क्या, प्यार और देखभाल करना सामाजिक वातावरण में आता है। सांस्कृतिक में आता है, रीति रिवाज और परंपरा हमारे सांस्कृतिक में आ जाते हैं। 2314 ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। थर्मामीटर के उपयोग को प्रदर्शित करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का, एक्टिविटी बेस्ड आपका पाठ्यचर्या का उदाहरण। छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है। ये बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित कर स्मेल, विजन, फीलिंग व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। बच्चों को कई प्रकार के एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। विबग्योर उदाहरण है ना। तो विबग्योर न्यूमोनिक का उदाहरण होता है, न्यूमोनिक का, है ना। दीपों का उपयोग करते हुए न्यूमोनिक्स ऐसी कई रणनीतियां जो सूचनाओं को बनाए रखने और पुनर्प्राप्ति करने में दक्षता में सुधार के लिए छवियों का उपयोग करती हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही होगा। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर किस में करना चाहिए, गतिविधियाँ आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, गलत। गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, पॉसिबल है। गतिविधियाँ केवल जहाँ पर आ जाए
गलत है, केवल गलत। तो यहाँ पर जो परफेक्ट है वो है बी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है दिव्यांगता का प्रकार और पाठ्यचर्या अनुकूलन, मैच करना है ना। चलन बाधित दिव्यांगता, किसी पाठ्यचर्या अनुकूल की आवश्यकता नहीं। सीखने संबंधी शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन, अल्पदृष्टि दिव्यांगता, बड़े अक्षरों में किताबें। तो भाई ये तो 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन ए। चलन बाधित दिव्यांगता में किसी पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। सीखने से संबंधित दिव्यांगता में शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन होना चाहिए। अल्पदृष्टि दिव्यांगता में बड़े अक्षरों वाली किताबों की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। हम भारत की राजधानी क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, महात्मा गांधी का जन्म। तो बच्चे के समझने की, जहाँ पे वो समझने की कोशिश करेगा क्यों, है ना, ये क्या होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है ऑप्शन सी। यहाँ पर है सब ऑप्शन सी। बाल विकास उन परिवर्तनों का वर्णन करता है जो बच्चे बड़े होने के साथ अनुभव करते हैं। जैसे जैसे शारीरिक रूप से बड़े होते हैं, उनके ज्ञान कौशल और व्यवहार में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां, सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य। देखो भाई, अगर बात करते हैं यहाँ पर, सो ये तो आपका सही है। दूसरा है, व्यक्तिक व सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ, सामूहिक खेल, गायन व गायन में प्रतिभागिता। स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु जो एक्टिविटी हैं, चलना, कसरत और करना, है ना, कसरत करना। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली बागवानी, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, बागवानी ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गत्यात्मक कौशल सीखने को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा अभ्यास के साथ गतिविधि को तेजी से और सटीक रूप में क्या किया जाता है, निष्पादित। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की परिश्रम बनाम हीनता अवस्था में होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। परिश्रम बनाम हीनता वो अवस्था, वो स्टेज है जिसमें बच्चे पहली बार परिवार से परे एक बाहर के समाज में, बृहत्तर समाज में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। यदि बच्चे इस चरण को पार करने में सफल होते हैं तब वह समाज के वापस देने के लिए एक सार्थक सामाजिक भूमिका विकसित करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 28, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय नहीं लेते हैं, हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है इसमें। तो ये होता है आपका कौन सा, 28 का ये विस्तारीकरण। विस्तारीकरण की अवस्था में हम ये निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है, अनुसरण करने। विस्तारीकरण जोड़े गए विचारों को विकसित करने और विस्तृत करने की विषय की क्षमता को दर्शाता है। रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण है, रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, टेस्ट है, जिसमें किसी विषय या व्यक्ति की विभिन्न शाहिका धब्बों से संबंधित धारणाओं को दर्ज कर मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं या वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न जटिल एल्गोरिदम या फिर दोनों उपयोग कर विश्लेषण किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए, कौन से। कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु शिक्षक को संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता और स्वयं का अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। जैसे यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सभी के सभी हैं। तो ये आप लोगों के भाई 30 क्वेश्चन, बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। PYQ क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता, अगर आपका बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका CDP वहीं से, चाहे आप 2024 का उठाओ, 2013 का उठाओ या 2022 का उठाओ। तो 2022 का CDP वाला आपको कराया गया है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपको हेल्प करेगी। PYQ के थ्रू ही आप आगे की तैयारी आप कंटिन्यू करिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत,
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।